हमारा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जब महंगाई यानी इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न्स देता है, तब कहीं जाके हम अपनी संपत्ति वेल्थ तैयार करते हैं। परंतु आज गिरती हुई ब्याज दरें और बढ़ती हुई जीवन स्तर की महंगाई, इनके बेड़ियों में हम कैद है। और ऐसे हालत में जब इक्विटी मार्केट के में प्रवेश करके आंदोलन द्वारा करके ही इन बेड़ियों को तोड़ हम आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इक्विटी मार्केट का सहारा लिए बिने बगैर आज कोई भी चारा नहीं है। आज जब इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो बहुत सारे लोगों के मन में यह स्वाभाविक प्रश्न रूप से आता है कि हमें ऐसे समय इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या रुकना चाहिए। आने वाले समय में हमारे देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन यू कैन से, इस कोविड काल के पश्चात कैसी रहेगी और क्या इसका असर शेयर मार्केट के ऊपर आएगा? ये थोड़ा-सा चिंता का विषय लगता है। आज की गिरती ब्याज दरों के लिए क्या कोई पर्यायी विकल्प यानी कोई ऑप्शन है? और अगर है, तो वो क्या है? निवेश करते वक़्त किन जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु हमारे साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो 5 लाख करोड़ के ऊपर एसेट मैनेज करती है, उनके रिटेल सेगमेंट के नेशनल हेड मिस्टर संदीप शर्मा सर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हाल ही में 12 अगस्त में उनका एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च हुआ है, जिसने 2 दिन में ही 2500 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर दिया है और मार्केट में धूम मचा रहा है। हम सभी दर्शकों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं थोड़ा सा उनको उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। संदीप सर जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड के नेशनल सेल्स हेड, रिटेल सेल्स हेड है। सितंबर 2014 से वो एसबीआई में जुड़े हैं। इन दिस रोल, Sandeep sir is responsible for overseeing the entire retail sales of SBI Mutual Fund across various asset class in all channel, including independent financial advisor, national distributor, and banks. Sandeep sir has over 30 years of rich experience in financial market. In his previous assignment, he was Vice President and Distribution Sales Head with Kotak Mutual. Sandeep sir is postgraduate in Finance and Marketing from Delhi University and a CFA Level 2 कैंडिडेट। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा एसबीआई बैलेंस एडवांटेज के बारे में भी बता के आज के वेबिनार को गौरवान्वित करें। ओवर टू यू संदीप सर। थैंक यू। थैंक यू स्वप्निल जी, थैंक यू एनजे फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रेजेंटेशन में। और जैसा स्वप्निल जी ने कहा, हम आज मिल रहे हैं ऑन द ईव ऑफ आवर 75th इंडिपेंडेंस डे, और मैं तहे दिल से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं इस ओकेजन पे। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक समय भी है हमारे लिए, बिकॉज 75 साल का जो माइलस्टोन हम कल अचीव करेंगे, और इन 75 सालों में इंडिया ने कितना ग्रो किया है वो देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम आगे फ्यूचर में देखते हैं तो हमें हमारा फ्यूचर और भी बढ़िया लग रहा है। अगर आप इस इंडियन इकोनॉमी को देखें, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी जो है, यानी हमारे जो कंट्री के जो नेशन के जो लोग हैं, अगर उनकी एवरेज एज देखें तो तकरीबन 54% लोग इंडिया में आज भी 25 साल या उससे नीचे की उम्र के हैं। जब भी कभी किसी कंट्री में इतनी यंग पॉपुलेशन होती है तो उस कंट्री की ग्रोथ जो है आने वाले सदियों में बहुत अच्छी होती है। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी मार्केट्स ने 1979 में जब सेंसेक्स पहली बारी चालू किया गया था 100 से, आज हम 55,000 पे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि next 20 years are going to be much better than the last 20 years that we have spent. So with that, let us start talking about today's topic. तो जैसा कि आज का जो विषय है वो ये है, how to energize your savings through balance advantage funds. तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स पे तो हम थोड़ी समय में आते हैं, बट बिकॉज ये सैटरडे स्कूल के नाम से ये सेशन मशहूर है, तो जब हम आज स्कूल में बैठे ही हैं तो कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, मगर मैं आपके साथ जो शुरुआत के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा,
जो कि आज की हमारे टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और ये दो कंसेप्ट्स जो हैं, पहला है बिहेवियर और दूसरा है असेट एलोकेशन। सो ये दोनों ही जो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इनको समझना, बिकॉज अगर इन्वेस्टर इन दो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ जाता है तो वो उसकी वेल्थ के क्रिएशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। सो मैं एक एक करके दोनों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, इंसान जो है कितनी सदियों से चला आ रहा है। पहले हम 4 हाथों पे, अपने 4 लेग्स पे चलते थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और आज हम ह्यूमन बीइंग्स आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। हमें अब किसी से डर नहीं लगता और हमें सिर्फ अपने जैसे इंसानों से ही डर लगता है और किसी चीज से डर नहीं लगता। तो इतनी जो एवोल्यूशन हुई है ह्यूमन बीइंग की, ये क्यों हुई है? इसके पीछे क्या एक मूल कारण है? हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि इंसान के अंदर एक डर है। हम सबको किसी ना किसी तरीके से डर लगता है। और जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम अपने 4 पैरों पे भी चल रहे थे, तब भी ये डर ही था जिसने हमें सरवाइव कराया था। क्योंकि ये डर है जो कि जीते रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये डर ही एक बड़ा कारण है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम टॉप ऑफ द फूड चेन हैं और हमें किसी से डर नहीं लगता। मगर यही डर, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये इंसान से ऐसी गलतियां कराता है कि उसकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर ये डर रोड ब्लॉक बन जाता है। और हमने ये बहुत बारी देखा है कि जब मार्केट ऊपर चलती है तो सबको अच्छा लगता है, मगर जब मार्केट गिरने लगती है तो इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता है। और ऐसा आई एम श्योर आपने पहले भी सुना होगा कि जब हमें कोई गेन होता है तो हमें खुशी तो होती है, पर जब लॉस होता है तो दुख बहुत ज्यादा होता है खुशी से। तो ये जो इंसानी बिहेवियर है, ये बहुत ही एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हर इन्वेस्टर को समझने की इसको जरूरत है कि उनका अपना बिहेवियर कैसा है। और अगर इंसान अपने बिहेवियर को समझ जाए तो उसकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर ये बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। तो ये तो बात हुई बिहेवियर की। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है असेट एलोकेशन का। असेट एलोकेशन, आई एम श्योर आप समझते होंगे असेट एलोकेशन का क्या मतलब है। असेट एलोकेशन से हमारा मतलब है कि आप जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, आपका इन्वेस्टमेंट डेट में है, आपका कुछ पैसा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पड़ा है जिसे हम कैश बोलते हैं, और आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट से गोल्ड वगैरह में किया होगा या रियल एस्टेट में आपका कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। तो ये डिफरेंट असेट क्लासेस जो हैं, इनके अंदर जब आप अपना इवेल्युएट करते हैं कि किस असेट क्लास में आपका कितना असेट्स, कितने परसेंटेज ऑफ असेट्स पड़े हैं, बेसिकली इसी को हम असेट एलोकेशन कहते हैं। अभी प्रेजेंटेशन आई नहीं है, आई विल शेयर इट स्वप्निल जी। So now it's visible, I hope. Yes sir, it's visible. Okay. So asset allocation, और ये भी कहा जाता है कि asset allocation जो है वो आपके रिटर्न्स का, के जो भी आपको रिटर्न मिलता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, 85% ऑफ दैट रिटर्न यू गेट बिकॉज ऑफ राइट asset allocation। और सिर्फ 15% रिटर्न ही जो आपको मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ चूजिंग द राइट फंड। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है इन्वेस्टर बार बार एक ही गलती करता है। वो क्या है कि वो पिछले 12 महीने में जो सबसे अच्छी स्कीम चली है उसी में हमेशा इन्वेस्ट करने को तैयार रहता है, जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने एडवाइजर की बात सुनकर अपनी एसेट एलोकेशन को करेक्ट करे। और ये करेक्ट एसेट एलोकेशन ही इंश्योर करती है कि आपका फ्यूचर रिटर्न अच्छा हो। तो ये होता है एसेट एलोकेशन। तो अगर आप देखें, बिहेवियर और एसेट एलोकेशन ये दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमेशा इन्वेस्टर के लिए बहुत आसानी से समझ में नहीं आते हैं। और यही कारण है कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स
की जो कैटेगरी है, इंडिया में ये कैटेगरी बहुत पुरानी नहीं है। इंडस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है हमारी, मगर बैलेंस एडवांटेज फंड पिछले 7-8 साल के अंदर ही आए हैं, मगर इन्होंने काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्वेस्टर के बिहेवियर में जो प्रॉब्लम होती है वो ये बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेते हैं और पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टर को दे देते हैं। दूसरी बात, असेट एलोकेशन बार बार चेंज करने की जो क्षमता इन्वेस्टर में नहीं होती है, वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स वो उस चीज को भी ऑटोमेटिकली कर देते हैं। और यही कारण है कि बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी जो है वो आज इंडस्ट्री में तकरीबन 1,30,000 करोड़ का साइज हो गया है इस इंडस्ट्री का। और इसी साल में इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो बेसिकली ये मैं आपको दो कंसेप्ट्स बताना चाहता था जिनका सीधा लिंक जो है वो हमारी आज की डिस्कशन के ऊपर है कि हाउ टू एनर्जाइज योर सेविंग्स थ्रू बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो ऑफ कोर्स एसबीआई का जो बैलेंस एडवांटेज फंड आया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं आपको बिहेवियर के ऊपर एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों में से आई थिंक सबने न्यूटन का नाम तो सुना होगा। न्यूटन एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट थे और उनकी एक बहुत ही फेमस कोट है कि आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल्स बिहेवियर। ये उन्होंने बोला था, और ये उन्होंने तब बोला था, वो तकरीबन 1700 एडी बीसी में ये उन्होंने बात बोली थी, सॉरी एडी में ये उन्होंने बात बोली थी, 1711 टू बी प्रिसाइज। तो उन्होंने ये कब बोला? जब उन्होंने अपना बिहेवियर देखा, उसको दर्शाया, और उन्होंने देखा कि अपने बिहेवियर के कारण इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतने प्रचलित और इतने फेमस और इतने इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने मार्केट्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान झेला। तो वो स्टोरी क्या थी? तकरीबन 1711 में एक कंपनी होती थी, साउथ सी कंपनी। तो ये कंपनी आईपीओ लेकर आई 1719 में, तकरीबन दिसंबर के अंदर। तो उनका आईपीओ आया और आईपीओ के समय के अंदर बहुत धूम मची, जैसा हम आजकल भी देखते हैं कि कोई भी नया आईपीओ आता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो उन्होंने खुद भी इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी इन्वेस्ट कराया, और ये जो $100 के ऊपर ये कंपनी लिस्ट जब ली उन्होंने, तो तकरीबन अगले 8 महीने में इसका प्राइस 100 से $1,000 हो गया। तो न्यूटन जो थे उन्होंने $100 में ली थी, वो 300 साढ़े 300 में निकल गए। और फिर उन्होंने देखा कि जो उनके रिलेटिव्स जिनको उन्होंने सजेस्ट किया था वो नहीं निकले, और शेयर चढ़ता रहा। उनको बहुत बड़ी मिस आउट फीलिंग हुई कि यार ये क्या हो गया है। और देखिए, इतने बड़े मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, वो 800 के भाव में फिर एंटर कर गए उसी शेयर के अंदर। और फिर जैसा कि होता है, 800 के बाद 1000 टच किया शेयर, और शेयर उसके बाद गिरता रहा। न्यूटन जो कि पहले 100 में एंटर हुए थे, 300 का प्रॉफिट बनाया 300 पे, फिर 800 में एंटर हुए और फिर उन्होंने एग्जिट किया 300 रुपए पे। तो काफी बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ? ये सब उनके बिहेवियर के कारण हुआ। तो मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट जब चलता है तब हम सब लोग उस गाड़ी में चढ़ना शुरू कर देते हैं। मार्केट जब गिरता है तब हम उस गाड़ी से उतरना शुरू कर देते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। और ये इसीलिए होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए ये अपने बिहेवियर को जानना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो हैं वो इस चीज को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देते हैं। अभी बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारे हिसाब से मार्केट में किस टाइप के लोग
किस 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 कैटेगरी के लोग मार्केट के अंदर आज की डेट में हैं। तो 3 टाइप के इन्वेस्टर्स हमारे हिसाब से मार्केट में आज की डेट में हैं। पहले वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्च 2020 में जब मार्केट ने लो टच किया वो इन्वेस्टेड रहे, चाहे वो गलती से इन्वेस्टेड रहे, एग्जिट नहीं कर पाए, या वो उन्होंने एग्जिट नहीं किया बिकॉज भाव बहुत नीचे गिर गए थे, और उन लोगों ने पिछले 18 महीने में ऐसा मार्केट देखा है कि दे आर सिटिंग ऑन ह्यूज प्रॉफिट्स इन देयर पोर्टफोलियो। प्रॉफिट्स तो हैं उनके पोर्टफोलियो में, मगर उनके मन में डर भी बहुत बड़ा है। जैसा कि स्वप्निल जी ने भी बोला, मार्केट सस्ती नहीं है आज। अगर आज के भाव पे देखो तो मार्केट कॉस्टली है। अगर आप ट्रेलिंग पी के हिसाब से निफ्टी को देखें तो 30 से ज्यादा ट्रेलिंग पी पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट सस्ती नहीं है। तो इसलिए वो लोग जिन्होंने पूरा पिछले 1.5 साल का प्रॉफिट देखा है, साइकिल देखा है, वो लोग डरे हुए हैं कि अगर करेक्शन हुआ तो ये जो पेपर प्रॉफिट्स हैं ये कहीं पे इवेपोरेट ना हो जाए। तो एक तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। दूसरे उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज भी एंटर नहीं है मार्केट में, या तो उन्होंने कभी पहला कदम रखना है मार्केट में, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्रोबेबली 11,000 निफ्टी पे निकल गए ये सोचते हुए कि 12,000 पे बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, और आज हम 16,500 पे बैठे हैं और करेक्शन कहीं पे विजिबल नहीं है। तो ऐसे इन्वेस्टर जो कि या तो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं या वो पहले लोअर लेवल पे एग्जिट किए वो री एंटर करना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत अवेलेबल हैं। और उनका डर क्या है? उनका डर ये है कि अगर कहीं पे अभी मैं एंटर किया और मार्केट करेक्ट कर गई तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो ये दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। और एक तीसरा टाइप का इन्वेस्टर भी मार्केट के अंदर है। ये ऐसा इन्वेस्टर है जिसको कि रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता नहीं है, रिस्क लेने का ज्यादा मूड नहीं है, और ये डेट में बैठा हुआ है। और डेट में बैठ के वो देख रहा है कि यील्ड्स इतनी कम हो गई हैं, इंटरेस्ट रेट पिछले 18 महीने से आरबीआई ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि डेट फंड्स रिटर्न ही नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। शुरू के साइकिल में पिछले साल तो बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट हुए, मगर इस साल की शुरुआत से रिटर्न्स घटते जा रहे हैं। और आज वाईटीएम्स इतनी कम हो गई हैं कि जो लोग फिक्स डिपॉजिट में बैठे हैं, जो लोग फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में बैठे हैं, वो लोग इतना कम इंटरेस्ट उनको मिल रहा है कि उन्हें लगता है यार कि ये तो वर्थ नहीं है। सो ये तीसरे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो कि डेट में बैठकर इतने संतुष्ट नहीं हैं जो रिटर्न उनको मिल रहा है, और इसलिए वो लोग भी मार्केट्स की ओर देख रहे हैं। तो अगर इन 3 टाइप के इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो ये तीनों टाइप के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स काफी अच्छी ऑप्शन है। इनफैक्ट मैं तो इस हद तक कहूंगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड हर पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज आपको जो ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस हैं, जो प्योर डेट फंड्स हैं, वो आपके लिए सब ऑप्टिमल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड डेट स्कीम्स हैं। आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं, तो इसलिए वो सब ऑप्टिमल रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। और इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में मैंने आपको बताया कि इंडिया का फ्यूचर हमें लगता है कि अगले 20 साल पिछले 20 सालों से बेटर होंगे। तो क्या इंटरेस्ट रेट अगले 6 महीने में 12 महीने में ऊपर जाएंगे? हो सकता है जाएं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। पर क्या इंटरेस्ट रेट 3 साल बाद, 5 साल बाद आज जो प्रिवेल हो रहे हैं उससे ऊपर होंगे कि नीचे होंगे? अगर ये सवाल आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है 3 साल 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट्स आज के लेवल से नीचे होंगे। तो इसलिए ये तीसरी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि वो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढे जो कि उनको एक ऑप्टिमल काइंड ऑफ रिटर्न्स दे सके। और वहां पर बैलेंस एडवांटेज फंड्स काफी अच्छे से एक अच्छी ऑप्शन बनकर आते हैं। सो अभी कैन आई हैव दैट स्लाइड, और कैन आई मूव द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, थैंक यू।
अभी मैं थोड़ा सा आपको SBI के इस फंड के बारे में बता दूं। तो लाइफ के अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन बिहेवियर के अंदर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, डूइंग वेल विद मनी इजंट नेसेसरली अबाउट व्हाट यू नो, इट इज अबाउट हाउ यू बिहेव। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज है मार्केट्स के बारे में, आप बहुत कुछ जानते हैं फाइनेंस के बारे में, तो इसलिए आपके जो रिटर्न्स होंगे वो अच्छे ही आप रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि आप कैसा बिहेव करते हैं अपने पैसे के साथ, दैट विल डिटरमिन दैट व्हाट विल बी योर फ्यूचर रिटर्न्स। एंड सिमिलरली वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट है, you only have to do a few things right in your life so long as you don't do too many things wrong। so ये बहुत जरूरी है कि हम गलतियां कम करें। अगर हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें गलतियां कम करनी है, और इन दोनों चीजों के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड्स आपको मदद करते हैं कि आप गलतियां कम करो और आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सको, ताकि आप अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से बिहेव करती हैं मार्केट्स के अंदर हमेशा एक साइकिल प्ले आउट होती है। पॉजिटिव आउटलुक, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, यूफोरिया, पीक, यहां पर पीक आती है और यहां पे लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, और उसके बाद वो साइकिल जब नीचे जाती है और जब बिल्कुल नीचे मार्केट पहुंच जाती है तब लोग सेल करते हैं, जबकि उनका बिहेवियर एब्सोल्युटली ऑपोजिट होना चाहिए। और कुछ और डेटा पॉइंट्स के साथ हम आपको बताएंगे। ये एक्चुअल डेटा पॉइंट है कि जब मार्केट एक्सपेंसिव होती है तब इक्विटी के अंदर म्यूचुअल फंड में फ्लो सबसे ज्यादा आता है। और अगर मैं आपको बताऊं, पिछले महीने जुलाई के अंदर 27 महीने का हाई इनफ्लो आया है। 27 मंथ्स में इतना इक्विटी इनफ्लो नहीं आया मंथली बेसिस पे जितना जुलाई महीने में आया है। सिमिलरली ये आप यहां पे भी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जब एक्सपेंसिव होती है तब फ्लो आता है, मार्केट जब चीप होती है तब फ्लो आता ही नहीं है, लोग पैसा लगाते ही नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंटली बिहेव करती हैं। तो ये 3 एसेट क्लासेस हैं यहाँ पे, डेट, कैश और इक्विटी। और इसके अंदर अगर आप देखें हर साल कोई इनमें से एक एसेट क्लास अच्छा करती है। पिछले 13 सालों में, ये 13 साल का डेटा है, इक्विटी जो है वो 7 सालों में आउट परफॉर्म किया है 13 सालों में से। तो 6 साल ऐसे थे जबकि इक्विटी से ज्यादा रिटर्न्स बाकी एसेट क्लासेस ने दिए हैं। तो विनर कौन होगा ये किसी को पता नहीं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी जो आपकी हो वो ऐसी हो कि जो डायनेमिकली मैनेज हो। यानी डायनेमिकली मैनेज एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी हर मार्केट में आपको रिटर्न कमा के दे सकती है। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आप पहले इक्विटी मार्केट्स में एक्सपर्ट बने, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में एक्सपर्ट बने, आप करेंसी के बारे में जानकारी रखें, और फिर आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश और गोल्ड में इन्वेस्ट करें। और जैसे जैसे मार्केट एनवायरनमेंट चेंज होती है, जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती है, आप अपनी एलोकेशन को बदलें। अब इस स्ट्रैटेजी के अंदर होता क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना एक्सपर्ट बनना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा तरीका है कि एनजे जैसे जो बहुत ही कैपेबल पार्टनर्स हैं उनका एडवाइस लिया जाए। वो तो एडवाइस देते हैं, बट कई बारी हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम उनके एडवाइस को एग्जीक्यूट नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये एडवाइस गलत है, और इस कारण से हम जब एसेट एलोकेशन हमें खुद को चेंज करनी पड़ती है तो हम वो एसेट एलोकेशन चेंज नहीं कर पाते। और तीसरा प्रॉब्लम ऐसी स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि टैक्सेशन। तो अगर आप तीनों एसेट क्लासेस अलग से मैनेज कर रहे हो तो समझिए एक ही साल के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी आ गई कि डेट से आप इक्विटी के अंदर
शिफ्ट करना पड़े आपको पैसा, और आपकी डेट इन्वेस्टमेंट के 3 साल नहीं हुए हैं, तो आपको अगर नहीं हुए हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा जब आप डेट में प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में जाना चाहेंगे। तो बहुत ही कॉम्बरसम है अगर आप खुद असेट एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज करने की कोशिश करें। मगर एक चीज जो कि निश्चित है, डायनेमिकली अपनी एसेट एलोकेशन मैनेज करने से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आइए, आप एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में आइए। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी के अंदर आई एम श्योर आपने बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के अंदर पहले भी आपने सुना होगा। तो हम असेट, ये जो डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, फिक्स्ड इनकम, आर्बिट्राज और लॉन्ग इक्विटी, इन्हीं के अंदर आपस में जगल करते हैं। हमारे पास इंटरनली एक मॉडल है जो हमने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है 1987 में लॉन्च हुआ था, हमारे को एग्जिस्ट करते हुए 33-34 साल हो गए हैं। तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस का निचोड़ है उस बेसिस पे हमने एक मॉडल बनाया है, और ये मॉडल हमारे को गाइड करता है कि किस समय हमें इक्विटी में ज़्यादा होना चाहिए, किस समय हमें डेट में ज़्यादा होना चाहिए, और जैसा ये मॉडल हमें बताता है उस हिसाब से हम एसेट एलोकेशन चेंज करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर समझिए ये मॉडल हमें बोलता है कि इक्विटी में, आज की डेट में ये मॉडल हमें बता रहा है कि इक्विटी में हमें 40% रहना चाहिए। तो क्योंकि मैं आपको इक्विटी टैक्सेशन देना चाहता हूं, मैं 40% इक्विटी लॉन्ग इक्विटी में रहूंगा, 25% आर्बिट्राज में रहूंगा, तो 65% मैं इक्विटी में आ गया, तो ये इक्विटी टैक्सेशन मैं आपको दे पाऊंगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डायनेमिकली, ऑटोमेटिकली, इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन इतनी ज्यादा नहीं है, यानी इंसानी दिमाग इतना नहीं लग रहा, पर 33 साल का जो एसबीआई का एक्सपीरियंस है उसका जो निचोड़ है वो इस मशीन के अंदर हमने बनाया है, ये मॉडल के अंदर डाला है जो, और ये मॉडल हमें बताता है कि किस तरह से हमें इक्विटी, डेट और कैश के बीच में मूव करना है। तो इस फंड का एम क्या है? टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, ये पहला इसका ध्येय है। दूसरा, इट एम्स टू कैप्चर द पोटेंशियल अपसाइड, यानी जब मार्केट तेज होती है तो ये कैप्चर करने की कोशिश करता है अपसाइड, और जब मार्केट गिरती है तो ये कम गिरता है, ये प्रोटेक्ट करता है डाउनसाइड। और इस फंड के अंदर डायनेमिक एलोकेशन की जो एज है वो ये है कि the fund manager will have complete flexibility to maneuver assets between 0 to 100% in any of the asset class. तो हम 0 to 100% इक्विटी में जा सकते हैं, 0 to 100% डेट में जा सकते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, ये जो भी उसको मॉडल बताता है उस मॉडल की आउटकम के हिसाब से वो पोर्टफोलियो फंड मैनेजर बनाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम इक्विटी टैक्सेशन देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, हम ये इंश्योर करेंगे कि 65% ऑफ द फंड ऑलवेज रिमेन्स इन लॉन्ग इक्विटी एंड आर्बिट्राज, और रिमेनिंग पैसा जो है वो फिक्स्ड इनकम में रहेगा। तो ये मॉडल किस तरह से बिहेव करता है मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मगर सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ये 3 स्टेप प्रोसेस है जिससे कि हम इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एसेट एलोकेशन का जो पीस है, ये पीस सिर्फ हमारे जो मॉडल बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रैटेजी टिल्ट का जो पीस है, ये जब एक बारी एसेट एलोकेशन डिसाइड हो जाती है कि कितना इक्विटी में रहेगा, कितना डेट में रहेगा, फिर ये स्ट्रैटेजी टिल्ट वाला जो पीस है ये मेजर करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लार्ज कैप चल रहा है या मिड कैप, स्मॉल कैप चल रहा है, वैल्यू चल रहा है कि ग्रोथ चल रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आज मार्केट में चल रहे हैं। ये दूसरा स्टेप जो है वो ये सब चीज कैलकुलेट करता है। और तीसरा स्टेप जो है, जब आपको पता चल गया कि आप लार्ज कैप में जाएंगे, जब आपको पता चल गया कि आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल्स ये सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, लार्ज कैप अच्छा कर रहा है, वैल्यू अच्छा कर रहा है,
तो फिर आप वही स्टॉक्स जो हमारे पास एसबीआई म्यूचुअल फंड में बकेट्स हैं, वो ऐसे स्टॉक्स की, उनमें से हम वो जो हमारे एनालिस्ट के हाईएस्ट कन्विक्शन स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स जिस पे एनालिस्ट को सबसे ज्यादा भरोसा है, उन स्टॉक्स से हम ये पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। तो asset allocation at any given point in time will be decided by the fund managers using parameters such as sentiment indicator, valuations and earning drive। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता इसके बारे में बताकर, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं सिंपलिस्टिकली, जो आपको जानकारी रहनी चाहिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो पूरा एक्सपीरियंस है 33 साल का, उस बेसिस के ऊपर जो मॉडल हमने बनाया है, उस मॉडल की मदद से हम डिसाइड करेंगे कि इक्विटी में कितना जाएगा, डेट में कितना जाएगा, और फिर हम ये पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता है इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको डिवर्सिफिकेशन देता है, डिवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस टू बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। ओके, दूसरा एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं। एक स्वप्निल जी ने बताया कि वी आर द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी टुडे इन द कंट्री। आज हम 5,70,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं सर, और नंबर 1 एएमसी हैं। तो हमारे पास जो फंड मैनेजमेंट टीम भी है, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड टीम है इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत ही दिग्गज लोग हैं इस सेंस में कि एकेडमिकली क्वालिफाइड लोग हैं। 60 मेंबर टीम जो हमारे पास है, उसमें से 25 लोग जो हैं वो सीएफए चार्टर होल्डर्स हैं, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, बहुत ही क्वालिफाइड टीम है, और हमने पिछले कई सालों में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हम एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न्स अपने फंड्स में अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स के हाथ में आपका पैसा रहेगा, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। तीसरा, क्योंकि मैंने बताया कि 85% ऑफ द रिटर्न्स दैट यू मेक बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन, मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो एसेट एलोकेशन यहाँ पे डायनेमिकली मैनेज होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर जो है उस मॉडल की हेल्प से एसेट एलोकेशन में चेंज करता रहेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी कंप्लीट है। मैं 0 to 100 इक्विटी जा सकता हूं, 0 to 100 डेट जा सकता हूं। तो ये छोटी छोटी सिंपल चीजें जो कि इन्वेस्टर शायद कई बारी ना जानते हुए या कई बारी अपने बिहेवियर के कारण नहीं कर पाता। सो ये एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टर के बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है एंड इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर जो है वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स बना पाए अपनी इन्वेस्टमेंट से। सो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं टारगेट ऑडियंस क्या है इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको और शेयर करना चाहूंगा, जो कि इस फंड की यूनिकनेस है। पहली बारी किसी ने इंडस्ट्री के अंदर न्यू फंड ऑफर में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन दिया है। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑटोमेटिक। हमने ये देखा है, और मैंने शुरू में भी आपको बताया, 3 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्टेड हैं और आज डरे हुए हैं कहीं पे प्रॉफिट उनके इवेपोरेट ना हो जाए। दूसरे ऐसे इन्वेस्टर जो कि एंटर करना चाहते हैं, या वो बहुत जल्दी निकल गए थे मार्केट से और वो आज डरे हुए हैं कि भैया मैं आज एंटर करूं या करेक्शन के बाद एंटर करूं। और तीसरे, जिनकी तादाद मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है, अगर आप बैंकों में फिक्स डिपॉजिट देखें तो तकरीबन 130-140 लाख करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट्स में पड़ा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज भी सिर्फ 35 लाख करोड़ है। 130-140 लाख करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है, और मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट 5 साल की भी अगर आप करें या 10 साल की भी फिक्स डिपॉजिट स्टेट बैंक की करें तो 5.5-6% से ज्यादा का रिटर्न नहीं है आपके पास। ऐसे लोग जो कि डिपेंडेंट हैं इंटरेस्ट इनकम पे, जिनका मंथली एक्सपेंडिचर ही इंटरेस्ट इनकम से आता है, उन लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया है बिकॉज रेट कम हुए हैं। और ऐसे भी इन्वेस्टर्स बहुत हैं हमारे यहाँ पे जो कि सेकंड इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं।
फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि क्वार्टरली जो इंटरेस्ट आए वो उनकी सेकंड इनकम बन जाए। ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, और वो अपनी इनकम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से जो इंटरेस्ट आए वो उनकी सेकंड इनकम बने। तो इन दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑटोमेटिक जो है एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स परसेंटेज चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम, और वो ये भी चूज कर सकते हैं कि उन्हें मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या एनुअली चाहिए। जैसा भी कैश फ्लो नीड हो इंडिविजुअल की, उस हिसाब से वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान चूज कर सकता है, परसेंटेज चूज कर सकता है। हम ये बोलते हैं कि 6% अगर आप चूज करें तो वो सही एक नंबर है, उससे आपकी कैपिटल भी बनी रहेगी और आपको एक रेगुलर कैश फ्लो आपके अकाउंट में आता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोगों को आदत पड़ी हुई है रेगुलर डिविडेंड लेने की, मगर आपको मालूम होगा कि लास्ट बजट के अंदर डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एक तो म्यूचुअल फंड में जो डिविडेंड होता है वो आप ही का पैसा आपको वापस दिया जाता है, दूसरा अगर उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़े तो वो अननेसेसरी है, वो जरूरी नहीं है। बेटर ऑप्शन है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आइए। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपका टैक्स बहुत कम हो जाता है और आपको कैश फ्लो वैसे ही मिलता है जैसे डिविडेंड में मिलता है। तो ये एक बहुत ही सुपीरियर ऑप्शन है जिसको उन सब लोगों को, सबके लिए नहीं है, मगर वो सब लोग जो एक सेकंड इनकम के लिए टारगेट कर रहे हैं या जिनको कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो की जरूरत होती है, उनके पास आज की डेट में कॉर्पस है पर उन्हें रेगुलर कैश फ्लो चाहिए और उन्हें अपने पैसे को ग्रो भी करना है, उन लोगों के लिए SBI बैलेंस एडवांटेज फंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑटोमेटिक ऑप्शन अवेलेबल है। इसको आप जरूर देखिएगा और अगर आपको जरूरत है कैश फ्लो की तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल, बहुत ही टैक्स इफेक्टिव ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि SBI, तो बेसिकली ये हुआ SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। तो अगर मेरे को थोड़ा सा आपको SBI के बारे में बताना हो तो SBI म्यूचुअल फंड जैसा हमने अभी आपको बताया 5,70,000 करोड़ मैनेज कर रहा है। हमारा एक फॉरेन पार्टनर भी है जिसका नाम है अमुंडी। अमुंडी जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और वर्ल्ड के अंदर वो टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आता है। तो SBI म्यूचुअल फंड जो है वो 63% SBI ओन करता है और 37% अमुंडी ओन करता है। तो अमुंडी जो है क्योंकि इतना बड़ा ग्लोबल एसेट मैनेजर है, काफी हमारे को वहां से एक्सपर्टीज मिलती है। इवॉल्व मार्केट्स, डेवलप्ड मार्केट्स में वो काम करते हैं, वहां पे पैसा मैनेज करते हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट SBI म्यूचुअल फंड को मिलता है। और हमारे पास हमारा पेरेंट स्टेट बैंक तो है ही, जहां पर इट इज द लार्जेस्ट बैंक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स। तो SBI म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है, हम लार्जेस्ट तो हैं, आप थोड़ा समय दीजिए, बहुत बहुत बड़ी हमारा जो बेसिक एस्पिरेशन है SBI म्यूचुअल फंड में वो ये है कि हाँ वी वांट टू बिकम द फंड मैनेजर टू एवरी इंडियन। और उसी के लिए जिस तरह से हम प्रोडक्ट भी जब लेकर आते हैं पहले खुद पूरी तैयारी करते हैं। ये SBI बैलेंस एडवांटेज फंड लाने से पहले इसकी तैयारी 3 साल पहले हमने शुरू की थी। जनवरी 2019 में हमने SBI म्यूचुअल फंड के अंदर एक एसेट एलोकेशन कमेटी बनाई थी और ये एसेट एलोकेशन कमेटी ने पूरा एसेट एलोकेशन को कैसे देखना है, वैल्यूएशंस को कैसे देखना है, मार्केट को कैसे देखना है, मार्केट महंगी है सस्ती है, इस नतीजे पे कैसे आपको पहुंचना है, इसके ऊपर बहुत हमने काम किया है, बहुत रिसर्च की है और उसके बाद ही हम ये फंड लेकर आए। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों की जरूरत इस फंड से पूरी होती है तो आप प्लीज इस फंड में जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे को बस यही कहना है, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, मैंने मार्केट के ऊपर ज्यादा नहीं बोला है, तो मेरे को ये आई एम प्रिज्यूमिंग कि मार्केट के ऊपर सवाल आएंगे, तो जब सवाल आएंगे तो मैं आपको SBI म्यूचुअल फंड का व्यू इक्विटी मार्केट्स पे, डेट मार्केट्स पे जरूर दूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो
प्लीज आप जरूर पूछें, और मैं टू बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, और मेरे कोलीग भी हैं कमलेश भाटिया मेरे साथ, हम दोनों मिलके आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। Dear investors, if you are having any question, please type in a chat box, comment box and ask your question. बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सर, बहुत सारे एप्रिसिएशन आए हैं, ग्रेट, बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी है जो मैं देख रहा हूँ, एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन तो वो एकदम ऑब्वियस ही है सर जो आया है कि भाई बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एट सच अ हाई मार्केट। बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है ये पूछना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम आपके पास एक 100% इक्विटी फंड लेकर आते तो ये सवाल बिल्कुल जायज़ था। जैसा मैंने आपको बताया, इस फंड के अंदर आज की डेट में, क्योंकि ये मॉडल हम ऑलरेडी चला रहे हैं अपने फंड हाउस में, आज की डेट में ये मॉडल हमें बताता है कि हम जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो तकरीबन 40% इक्विटी होगा इसमें, बाकी 25% आर्बिट्राज होगा जो जिसमें रिस्क नहीं है, और बाकी 35% डेट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये फंड बना ही ऐसे समय के लिए है। आज जब आपको मार्केट की वैल्यूएशंस रिच लग रही हैं, आपको मार्केट महंगी लग रही है, तो ये बहुत ही उचित समय है कि कोई, और क्या है ना कि आज इंडियन इन्वेस्टर मार्केट से निकलना भी नहीं चाहता। वो फोमो जो बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो इतना तेज है कि लोग इक्विटी से बाहर जो बैठे हैं वो निकलना नहीं चाहते। तो अगर आप मार्केट से पूरा तरह निकलना नहीं चाहते, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपको क्यों निकलना नहीं चाहिए। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से इक्विटी रखनी चाहिए, मगर मार्केट में जीरो एक्सपोजर करना बहुत रिस्की है इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो आज जिस कगार पे हम खड़े हैं, जस्ट मैं आपको ब्रीफली बताता हूं, इंडिया में पिछले 6 सालों में इतने बदलाव हुए हैं, और वो इतने धीरे धीरे हुए हैं कि शायद हमने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। आपको मैं गिनवाता हूं इंडिया में कितने चेंजेस हुए हैं, और जिसका रिजल्ट हमें आज नजर आ रहा है। हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखते हैं। हमने सबसे पहले इंडिया में देखा डिमोनेटाइजेशन हुआ, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, मगर वो एक स्टेप ऐसा था जो जरूरी था कि अगर के पास रिसोर्सेस चाहिए तो ये जो ब्लैक मनी था, जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी था। सो हमारे पास डिमोनेटाइजेशन हुआ, 6-8 महीने के बाद ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ। ये दोनों स्टेप्स से क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस पड़े, क्योंकि इंडिया में देखिए बहुत ही बड़ा इंबैलेंस है। जो गरीब है वो बहुत गरीब है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है। तो ये ऐसी स्थिति देश में चल नहीं सकती। तो सरकार के पास रिसोर्सेस होने बहुत जरूरी थे, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी आया। उसके बाद सरकार ने, हम पिछले 15-20 सालों से इंतजार कर रहे थे, बैंक्रप्सी कोड पास कराया गया। उसके आपको मालूम है बैंक्रप्सी कोड से कितने बैंकों का फायदा हुआ है। ये जो सरकारी बैंक इतने बड़े बड़े एनपीएस पे बैठे थे, एसबीआई में हम लोग भी भुक्तभोगी थे, स्टेट बैंक के पास इतने 23 हजार का डिफॉल्ट था एक अकाउंट में, और बैंक्रप्सी कोड आता ही वो सारा का सारा पैसा वापस आ गया। बहुत बड़ा चेंज हुआ। उसके बाद सरकार ने रेरा को इंट्रोड्यूस किया। रियल एस्टेट के अंदर इतनी धांधली थी इंडिया में, रेरा के आने के बाद काफी चीजें कंट्रोल में आई हैं। उसके बाद 2019 के अंदर सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कट किया। इंडिया में आज की डेट में अगर आप नया बिजनेस लगाते हैं तो आप सिंगापुर जैसा टैक्स देते हैं, 15% का टैक्स, लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा चेंज था। और फिर हमें ऐसा लग रहा था कि 2020 में कॉर्पोरेट अर्निंग वापस आएंगी, और कॉर्पोरेट अर्निंग तो नहीं आई, कोरोना आ गया, और कोरोना ने आते ही हर चीज को डिले कर दिया। मगर हमने कोरोना में भी बहुत काम किया। हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए कोरोना में, हम लोगों ने लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, हम लोगों ने पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी, और कोरोना के आने के बाद चाइना+1 स्ट्रैटेजी
वर्ल्ड के अंदर फैल गई। लोग डर गए कि एक ही कंट्री के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट उनको नहीं होना है, और वो अपने आप को डी रिस्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब डी रिस्क किया, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी उनके लिए बहुत ही एक नेचुरल जगह थी जहां पे वो आकर अपना धंधा एस्टैब्लिश करते। और आपको मालूम है पिछले महीने इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 50% से ग्रोथ की है, 50% ग्रोथ इन आवर एक्सपोर्ट्स, और दिस इज ओनली द बिगिनिंग। और यही चीज मैं कह रहा हूं, ये मार्केट से बाहर निकलना कंप्लीटली इज रिस्की। रिस्की इसलिए कि आप अपसाइड मिस कर जाएंगे। ये जो अपसाइड आ रही है, जो इंडिया में बदलाव आ रहा है ना, ये बदलाव के लिए हमने 75 साल वेट किया है। ये बदलाव पहले आना चाहिए था, पर ये बदलाव पिछले 10-12 सालों में आया है, और हमें इसलिए इंडिया को शॉर्ट करना नहीं चाहिए। यस, असेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए, ओवर एक्सपोज इक्विटी में नहीं होना चाहिए, अपना जितना रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से एक्सपोजर लेना चाहिए। तो मेरा जवाब यही होगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड तो ऐसा फंड है जिसमें आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पे तो टाइमिंग का सवाल ही नहीं है। मार्केट की वैल्यूएशन महंगी होगी तो इक्विटी कम होगा। मार्केट अगर मार्च 2020 के लेवल पे होगी तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा उसको। तो इसलिए मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड्स के लिए आपको आज की डेट में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, आपके एसेट एलोकेशन में जगह है, तो आप प्लीज जरूर देखिए इसे। थैंक यू सर। दूसरा एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉरी व्यूअर्स, बट वी कैन नॉट टेक ऑल द क्वेश्चंस, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे देख के सर से पूछ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट में सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड करना चाहिए और कितने साल के लिए हमारा ये होराइजन पीरियड होना चाहिए इस पर्टिकुलर फंड। श्योर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, बट एक ही चीज है कि म्यूचुअल फंड में हम कोई चीज अश्योर नहीं करते हैं। ये आप सब लोगों को मालूम ही होगा, आप एनजे के साथ एसोसिएटेड हैं तो आई एम श्योर आप सबको मालूम होगा ये। तो देखिए, हमारा ध्येय क्या था, हमारा दिमाग में क्या था जब हम ये फंड बना रहे थे। हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा वो इंसान था जो कि इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लेना चाहता था, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, जिसने आज की डेट में वो फिक्स डिपॉजिट में बैठा है या अश्योर्ड रिटर्न प्रोडक्ट में बैठा है जहां पे रेट कम होते जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में एक और चीज बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इंडिया में क्या, ये तो वर्ल्ड में आ रहा है। हमारी एज बढ़ती जा रही है बिकॉज मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर रहा है। कोरोना जैसा बीमारी 9 महीने के अंदर वैक्सीन आ गया। आप सोचिए, ये मेडिकल साइंस आपको मरने नहीं देगा, और अगर आप जिएंगे ज्यादा तो आपके पास रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी इंडियंस को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा इक्विटी में, और यही हमारी सोच थी कि भैया जो एफडी का इन्वेस्टर है उसको हम किस तरह से एफडी प्लस प्लस रिटर्न दे सकेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि एफडी का जो भी रिटर्न है उससे 2-3% ऊपर हम जनरेट कर पाए। हमारा ध्येय ये रहेगा कि हम डबल डिजिट रिटर्न तो बनाएं। अब वो बनेगा नहीं, हर साल नहीं बन सकता, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स बनेगा, बन सकता है। हमने बैक टेस्टिंग किया है इस मॉडल का 15 साल पीछे, 2021 से 2005 की हमने बैक टेस्टिंग की है। इसके रिटर्न तो बहुत अच्छे आए हैं, 13% से ज्यादा का रिटर्न आया। मगर हम आपको सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा ध्येय रहेगा कि जो भी लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट का रेट है उससे 2-2.5% ज्यादा हम दें, और डबल डिजिट अगर हम टच कर पाए तो हमारे को बहुत सुकून मिलेगा कि हमने अपने इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अच्छा किया। 5 इयर्स आसपास होराइजन होना चाहिए। जी जी जी। एंड सर, बहुत सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पे आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि मुझे कितना परसेंट से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इस फंड से लेना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, बिकॉज नॉट मेनी क्वेश्चन ऑन दैट, व्हाट इज एसआईपी, व्हाट इज एसडब्ल्यूपी, आई एम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, ऐसा क्वेश्चन आया है। जरूर। तो देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है। देखिए, 2 तरीके हैं म्यूचुअल फंड में। जब आप एक बार इन्वेस्ट कर दें तो 2 तरीके से आपको पैसा वापस आता है। एक तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जैसा मैंने बोला, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है, डिविडेंड भी आप ही का पैसा आपको वापस दिया जाता है। मैं क्लैरिफाई कर दूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमने जब से टैक्स लॉ चेंज हुए हैं अपने सारे फंड्स में डिविडेंड देना बंद कर दिया,
क्योंकि हमें लगता है ये इन्वेस्टर के हित में नहीं है। तो एक तरीका ये है कि डिविडेंड से आपको पैसा वापस आता है। दूसरा है कि आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान साइन करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, और वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि आप चाहें तो मंथली पैसा निकाल सकते हैं, क्वार्टर ऑटोमेटिक होगा, ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भरना है। तब आपको डिसाइड करना है कि कितना परसेंटेज मेरे को इसमें भरना है और किस पीरियोडिसिटी पे मुझे पैसा चाहिए। मतलब 1 महीने में, हर महीने चाहिए पैसा, 3 महीने में चाहिए, 6 महीने में चाहिए, या साल में एक बार चाहिए। वो आपने जब डिसाइड कर लिया तो ऑटोमेटिकली जब हर महीने, अगर आपने समझिए मंथली आपने किया, हर महीने आपने, और मैं प्रिज्यूम करता हूं आपने 6% किया, हम सोचते हैं 6% एक सही परसेंटेज है। आप कुछ भी सोच सकते हैं पर बहुत ज्यादा मत कीजिए। मुझे लगता है 6-7% से ज्यादा का SWP अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आप अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए भी समय दीजिए। अगर आप सब कुछ निकालने, ज्यादा पैसा निकालने लग जाएंगे और कंपाउंडिंग उतनी तेजी से नहीं हुई तो वो आपके लिए, आपके हित में नहीं होगा। तो 6-7% से ज्यादा का SWP मत चलाइए। जब आपने एक बार टिक कर दिया मंथली 6%, सो 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी आधा परसेंट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। ये क्रेडिट कहां से होगा? आप ही आपके इन्वेस्टमेंट में से आधा परसेंट हम पैसा निकालेंगे, रिडीम करेंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी कैश फ्लो की जो नीड है, रेगुलर कैश फ्लो की जो नीड है, वो पूरी हो गई। तो इस तरह से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑटोमेटिक चलेगा। एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम मेंशन करना है कि कितना परसेंटेज और क्या पीरियोडिसिटी, और उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, ऑटोमेटिकली एक फिक्स डेट को आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ग्रेट सर। उसमें एक 2 क्वेश्चन ऐसे भी आए कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या हाइब्रिड फंड, और दूसरा कि भाई इसमें मैं जो निवेश करना है वो SIP करूं कि लमसम करूं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करें। जरूर स्वप्निल जी। सो पहला सवाल है कि पहला क्या था यार? मल्टी एसेट एलोकेशन और हाइब्रिड फंड, राइट। तो देखिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में क्या होता है कि वहां पे और एसेट क्लासेस भी होती हैं, वहां पे गोल्ड भी होता है। तो इस फंड में गोल्ड नहीं है। ओके, सो ये एक पहला बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम सिर्फ इक्विटी, डेट और कैश के बीच में जगल कर रहे हैं। और दूसरा, हाइब्रिड इक्विटी के अंदर हमेशा 65% तक का इक्विटी रहता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, इस मॉडल के हिसाब से आज की डेट में हमारा जो लॉन्ग इक्विटी है वो 40% का है। हाइब्रिड में वो 65% हमेशा रखना पड़ता है मैंडेटरली। तो हाइब्रिड जो है वो इस फंड से थोड़ा रिस्की है, इक्विटी फंड से कम रिस्की है, मगर बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो हाइब्रिड इक्विटी से थोड़ा एक स्टेप नीचे है रिस्क के हिसाब से। ओके, और दूसरा कि भाई इसमें मैं SIP करूं कि लमसम करूं? देखिए, जब आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में पैसा लगा रहे हैं तब SIP और लमसम वाला सवाल आपके सामने नहीं आना चाहिए। तब आपको लमसम ही करना चाहिए। अगर पैसा है तो लमसम कीजिए। वो अलग बात है कि आपके पास पीरियोडिकली पैसा आएगा तो फिर पीरियोडिकली लगाइए। यहां पे मार्केट टाइमिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग वो मॉडल कर रहा है, वो फंड मैनेजर कर रहा है। इसीलिए आप डायनेमिक ऐसे बैलेंस एडवांटेज फंड में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स आप लमसम तो कीजिए, साथ में अगर आपके पास कैपेसिटी है SIP करने की तो आप उसके साथ SIP भी लगवा दीजिए, और जिनकी कैपेसिटी नहीं है और जिनको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप SWP ऑप्शन में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ले ही सकते हो। SIP स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से एक पीरियोडिक रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपके बैंक से डिडक्ट होके इस फंड में या म्यूचुअल फंड में निवेश होता है। ओके सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसा है कि भाई मैं भारत के बाहर हूँ, ओके, लकीली कोई तो भी सुन रहा है आउट ऑफ इंडिया भी, ऑल्सो वी आर हैविंग व्यूअर्स आउटसाइड इंडिया।
and he is unable to invest because he is not having account with us, or how he can invest into this fund to us, to NJ? सो तो देखिए, यूएस और कनाडा के अलावा कोई भी इंडिविजुअल अगर वो प्रेजेंट भी नहीं है तो भी इन्वेस्ट कर सकता है। यूएस एंड कनाडा में अगर आप हैं तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपका यहाँ पे केवाईसी होना चाहिए। तो अगर तो एग्जिस्टिंग फोलियो आपका है इंडिया में एसबीआई म्यूचुअल फंड में तो आप कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग फोलियो एसबीआई म्यूचुअल फंड में नहीं है और आप यूएस कनाडा में हैं तो मुश्किल। जब आप नेक्स्ट टाइम इंडिया आए तो एक फोलियो खुलवा लें। जो यूएस कनाडा के बाहर के हैं वो लोग तो कभी भी कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ई वेल्थ अकाउंट नहीं है तो आप ऑनलाइन में जाके अपने जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनका यूएन नंबर और ये कोड डाल के आप कर सकते हो, या फिर ई वेल्थ भी आप खोल सकते हो। तो उसके लिए प्रोसीजर जानने के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया वो उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। और participants, if you are invested in investing into this fund, please write into comment box so that our distributor will contact you immediately and they will assist you. एक और एक क्वेश्चन है सर कि भाई मैं एक पेंशनर हूँ, मुझे सफिशिएंट पेंशन मिलता है और मैं बैंक स्टाफर हूँ जहाँ पे मुझे 7.2% या मुझे अच्छा रिटर्न मिलता है, तो फिर मुझे इस फंड में एसडब्ल्यूपी करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? And why? मैं बोलता हूं आपको निवेश तो जरूर करना चाहिए। देखिए 7.2% आपको मिलता है, उसके ऊपर आप अपना टैक्स लगाइए, तो टैक्स कट के तो 7.2 नहीं मिलता होगा। और आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड में तो टैक्स बेनिफिट क्लियरली है, फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। एक बात। दूसरी बात, वहां पे आपको 7.2 ग्रॉस मिलता है, यहाँ पे हमारा टारगेट फिक्स डिपॉजिट से 2-3% ऊपर कमाने का है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी एफडी सारी तोड़ के इसमें लगा दीजिए, नहीं, पर कुछ परसेंटेज आप मूव कीजिए ताकि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है सर? ये फंड को लाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग आज की डेट में जिन्हें चैलेंज फील हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट लो हैं और हम आगे फ्यूचर में भी देख रहे हैं, जैसा मैंने बोला 5 साल बाद रेट्स हमें और नीचे लगते हैं यहां से भी, तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ऐसे प्रोडक्ट्स में लेना बहुत जरूरी बन जाता है। तो आप जितना कंफर्टेबल हैं अपने उस पोर्शन से उतना पोर्शन निकाल के इसमें लगाइए। और एसडब्ल्यूपी की कोई जल्दी नहीं है, आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो आप पहले एक्सपीरियंस कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, आप कंफर्टेबल होइए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। पर आप थोड़ा सा इसमें एक्सपोजर लीजिए। अगर आप 100% फिक्स डिपॉजिट में बैठे हैं तो वो सब ऑप्टिमल है सर। आप कम कमा रहे हैं अपने पैसे पे, आप जिएंगे ज्यादा, आपकी अपनी एस्पिरेशंस होंगी, एक लाइफस्टाइल है, इन्फ्लेशन भी आता है, फिर वो भी इंपैक्ट करता है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर ऐसे प्रोडक्ट्स में लेना बनता है। ग्रेट सर, थैंक यू। आपने इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि यू कैन स्टार्ट द एसडब्ल्यूपी ऑन द लेटर डेट। तो आप, ऐसा नहीं है कि आज आपको एसडब्ल्यूपी के लिए ही इस फंड में निवेश करना है, आप लमसम भी निवेश कर सकते हैं और जब चाहे आप तब अपना एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इनिशिएट कर सकते हो। ओके, thank you investor. Once again, I would request each one of you to type in a comment box if you want to invest so that our distributor will contact you. आपके बाकी के क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट कवर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। तो बाकी के क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने, हमारे एनजे पार्टनर्स ने इनवाइट किया है, आप उनके टच में आइए सो दैट दे विल एड्रेस योर कंसर्न और वो आपकी शंकाएं पूरी दूर कर सकते हैं। And once again, thank you Sandeep sir, thank you Kamlesh sir for giving your time for addressing our investor, and thanks investor, and wish you a very happy Independence Day in advance. तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।